हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने पढ़ा था कि दो चार्ज के बीच में या तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा या फिर रिपल्सिव फोर्स लगेगा। अगर दोनों चार्ज सेम होंगे तो हमेशा ही रिपल्सिव फोर्स लगेगा, और अगर चार्ज डिफरेंट होगा तो हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। तो आज हम लोग ये देखेंगे कि क्यों अट्रैक्टिव फोर्स लगता है और क्यों रिपल्सिव फोर्स लगता है और कारण क्या है इस फोर्स का। ये सारी चीजें आपको समझ में आएंगी जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी समझ जाओगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस तरीके से डिफाइन की जाती है वो हम लोग देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ हाइपोथेटिकल फील्ड विच इज प्रेजेंट अराउंड द चार्ज, यानी किसी चार्ज के चारों तरफ उसके सराउंडिंग में जो माना हुआ फील्ड है, यानी एक्चुअल में वो फील्ड हम लोग डिफाइन करते हैं, ऐसा कोई फील्ड होता नहीं है। हम ये डिफाइन करते हैं कि वहां पे एक फील्ड होगा जिसके कारण से फोर्स लगता है, यानी दिस इलेक्ट्रिक फील्ड is defined by the users which can help us to find the amount of force and the intensity of the electric field at the particular point। क्योंकि जब दो चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या फिर एक दूसरे को रिपेल करेंगे, उसके नेचर के हिसाब से वो किस तरीके से करेंगे। वहां पे तो कोई फिजिकल टच नहीं है, फिजिकल कनेक्शन नहीं है, मगर फिर भी एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाती है। तो दैट कॉन्सेप्ट ऑफ विदाउट टचिंग एक्सर्टेड अ फोर्स इज एक्सप्लेन्ड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग ई से दिखाते हैं, कैपिटल ई से हम लोग क्या दिखाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दिखाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन किस तरीके से की गई है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज फोर्स एक्सर्टेड बाय द चार्ज ऑन द टेस्ट चार्ज पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, फोर्स F डिवाइडेड बाय पर यूनिट टेस्ट चार्ज, यानी चार्ज से डिवाइड कर देंगे। F यहां पे क्या है, फोर्स। कौन सा फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। किसके कारण से, दो चार्ज के कारण से। Q नॉट क्या है यहां पे, ये है हमारा टेस्ट चार्ज, राइट, ठीक है। हम लोगों को मालूम है फोर्स क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम लोग वेक्टर में दिखाएंगे तो आप क्या लिखोगे, E वेक्टर इज इक्वल टू F वेक्टर अपॉन Q नॉट। यहां से आप क्या बोल सकते हो कि अगर कोई चार्ज प्लस Q है तो इसकी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जो इस चार्ज के सराउंडिंग में होगी, राइट। यानी अ फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट इन सराउंडिंग ऑफ दिस चार्ज। तो यहां पे चार्ज जो हमने लिया है प्लस Q, इसके सराउंडिंग हम दिखा रहे हैं कि ये कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अगर आपने कोई एक टेस्ट चार्ज इस फील्ड में रख दिया, अगर हमने कोई टेस्ट चार्ज इस फील्ड में रख दिया हो तो ये टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस करेगा एक फोर्स, राइट। जो फोर्स कौन लगा रहा होगा, वही चार्ज लगा रहा होगा जिसके कारण से आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं।
तो यहां पे हम इस तरीके से दिखाएं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में दिखा सकते हैं, यानी द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज Q इज इन दिस डायरेक्शन ऑन चार्ज Q0। ये अगर डिस्टेंस हमने ले लिया, इन दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस अगर हमने R ले लिया, तो आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं यहां पे दिस इज व्हाट इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये दोनों चार्ज है और उसके बीच का डिस्टेंस है तो F क्या लिख सकते हैं, हम F लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q0 अपॉन R स्क्वायर R कैप। यहां पे R कैप क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग दिस डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर अलोंग दिस डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा उसको हमने किस तरीके से दिखाया है, आर कैप से दिखाया है। तो ये फार्मूला किसका हो जाएगा, डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। यहां पे क्यू नॉट और क्यू नॉट क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा और फार्मूला क्या आ जाएगा, ई वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। यहां पे आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ओनली डिपेंड्स ऑन द चार्ज ड्यू टू विच वी आर गोइंग टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिर्फ उस चार्ज पे डिपेंड करेगा जिस चार्ज के लिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं। Electric field intensity is not depends upon the charge which is taken as a test charge। जिस चार्ज को हमने टेस्ट चार्ज लिया है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस at which we want to find the value of electric field intensity with respect to the charge placed, right? तो जहां पे भी आपने चार्ज रखा है उसके रेस्पेक्ट में जिस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं उस डिस्टेंस पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिपेंड करेगी, राइट? एंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जो फोर्स हमने कूलम्स लॉ में पढ़े हैं उसका जो डायरेक्शन होगा एग्जैक्टली वही डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो ये था फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। फिर हम लोग देखेंगे किस तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट चार्ज के लिए लिखते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज का मतलब क्या है, इन्फाइनाइटली स्मॉल चार्ज। यानी जब चार्ज किसी पॉइंट पे कंसेंट्रेटेड रहेगा तो हम उसको पॉइंट चार्ज बोलेंगे। फिजिकली ये इम्पॉसिबल है, बट इन फिजिक्स वी कंसिडर दैट अ पॉइंट चार्ज इज अ चार्ज विच कैन बी एक्युमुलेटेड एट द सिंगल पॉइंट। किसी एक पॉइंट पे अगर चार्ज रखा हो तो अगर आपने कंसीडर किया ये एक पॉइंट है ए और यहां पे हमने चार्ज रखा है +Q और आपने एक टेस्ट चार्ज लिया है जिसको हमने बोला है +Q0। ये क्या है, टेस्ट चार्ज। ठीक है, टेस्ट चार्ज हम लोग क्यों यूज करते हैं, टेस्ट चार्ज is only used to define the electric field intensity at a particular point at which test charge is placed। हम ये बताना चाहते हैं कि इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा उसको दिखाने के लिए हम यहां पे एक टेस्ट चार्ज को लेके आते हैं और ये बताते हैं कि जितना फोर्स ये चार्ज इस टेस्ट चार्ज पे लगाएगा डिवाइडेड बाय द चार्ज इटसेल्फ। टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर देंगे, यानी आप बोल सकते हो द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ
charge q on the charge q naught, which is test charge per unit charge, is called electric field intensity. तो यहां पे हम क्या बोल रहे हैं, ये क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में होगी, इसको हम बोलेंगे ई वेक्टर. अगर ये डिस्टेंस दिया हुआ है, ये ए है और ये क्या है, बी है, तो आप क्या लिख सकते हैं, आप यहां पे लिख सकते हो आर ए बी वेक्टर. अगर हमने वेक्टर फॉर्म में लिखा तो ये क्या हो जाएगा, आर ए बी वेक्टर. यहां पे आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन वेक्टर फॉर्म, ई वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. Epsilon naught is only used when the arrangement is given in a free space or air. If arrangement is not given in a free space, if the arrangement is taken into the medium, then we have to use E. Epsilon is equal to epsilon naught epsilon r. In previous lecture we have seen that epsilon is given by epsilon naught epsilon r, where epsilon naught is the permittivity of free space and epsilon r is the dielectric constant of the material. So E vector is 1/4 pi epsilon naught. Here we can write q upon r a b vector mod square and r a b cap. इस तरीके से आप लिख सकते हैं. ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज. किसी पॉइंट चार्ज के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हम लिखेंगे वो इस तरीके से आप लिख सकते हो. देन हियर वी कैन राइट दिस फार्मूला इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर आल्सो. अगर हम इसको पोजीशन वेक्टर में लिखें तो आप किस तरीके से लिखेंगे, आपने बोला एक चार्ज है जिसके कारण से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, वो प्लस क्यू इस पॉइंट पे रखा है. इस पॉइंट को हमने बोला पॉइंट 1, और एक पॉइंट है जहां पे आपने टेस्ट चार्ज रखा है जिसको आपने बोला है प्लस क्यू नॉट. ये पॉइंट है 2. ये क्या हमने लिया, ये है ओरिजिन. यहां से जो डिस्टेंस होगा क्यू नॉट का उसको हमने बोला है R2 वेक्टर. यहां से जो R1 1 पॉइंट का डिस्टेंस होगा उसको हमने बोला है R1 वेक्टर. R1 और R2 क्या है, यहां पे पोजीशन वेक्टर है, वेयर R1 वेक्टर एंड R2 वेक्टर इज अ पोजीशन वेक्टर. राइट. फिर यहां से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दिखाई, ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. वो आएगा आपका R12 वेक्टर, क्योंकि डायरेक्शन क्या है, 1 से 2 की तरफ है, तो ये क्या हो जाएगा, E वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ R12 वेक्टर. तो यहां पे हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट 2 बाय चार्ज एट पॉइंट 1, यानी E वेक्टर E21 वेक्टर, इस तरीके से आप लिख सकते हैं. तो यहां पे क्या हो जाएगा, E21 वेक्टर इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at point 2 due to the charge present at point 1. तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं. तो R12 वेक्टर किस तरीके से लिखेंगे आप, R12 वेक्टर हम लोग लिखेंगे, मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है. अब यहां पे क्या लिख दूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर.
राइट। तो यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा r12 वेक्टर इज इक्वल टू r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। अगर इस पॉइंट को आपने 1 2 3 जो भी कोऑर्डिनेट होगा वो रख दिया, यहां पे भी आपने कुछ कोऑर्डिनेट रख दिया, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। यहां पे आ जाएगा r e वेक्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट फॉर फ्री स्पेस और वैक्यूम, q अपॉन r12 वेक्टर मॉड स्क्वायर एंड r12 वेक्टर कैप, where r12 vector mod is r2 vector minus r1 vector mod, and r12 vector cap is equal to r12 vector divided by r12 vector mod। यहां पे अगर हमने r12 वेक्टर कैप लिखा, r12 वेक्टर क्या होगा, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर डिवाइडेड बाय r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर मॉड। ये वैल्यूज अगर हम यहां पे पुट कर दें तो हमारे पास आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर मॉड क्यूब इंटू r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, राइट। इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर कूलम। अभी हम लोग देखेंगे इसकी यूनिट किस तरीके से हम लोग लिखने वाले हैं। तो दिस इज व्हाट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी in terms of position vector and in terms of point form। अब हम देखेंगे यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देन यूनिट एंड डायमेंशंस of electric field intensity, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लगाते समय आप दो तीन चीजें ध्यान में रखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वहां पे टेस्ट चार्ज जो हम लेते हैं वो टेस्ट चार्ज सिर्फ फोर्स एक्सपीरियंस करने के लिए रहेगा, और वो टेस्ट चार्ज हमने पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लिया है। दूसरी चीज कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिर्फ उसी चार्ज पे डिपेंड करेगी जिसके कारण से आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं। तीसरी चीज, जिस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं वो चार्ज से कितनी दूरी पे है, इस पे भी डिपेंड करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी उस पॉइंट पे, ठीक है। तो हम लोग यूनिट की बात करें तो यूनिट कहां से लिखें, डेफिनेशन से हमने क्या लिखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द रेशियो ऑफ फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज। फोर्स की यूनिट क्या होगी, यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, denoted by capital N। Then unit of charge is coulomb, denoted by capital C। यहां पे अगर हम पुट कर दें तो यूनिट ऑफ E यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज न्यूटन पर कूलम, और यू कैन राइट न्यूटन पर कूलम, ठीक है। इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। इसको और एक यूनिट से डिफाइन किया जाता है, वो है अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को लिखा फोर्स अपॉन क्यू नॉट, ऊपर नीचे हमने डिस्प्लेसमेंट लिखा, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं।
तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज वर्क डन डिवाइडेड बाई क्यू नॉट एंड हियर डिस्प्लेसमेंट. Work done upon charge. This is what volt और पोटेंशियल डिफरेंस. इसको क्या बोलते हैं आप? पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट, और इसकी यूनिट होती है वोल्ट एंड डिनोटेड बाय कैपिटल V. तो इसकी यूनिट और हो जाएगी यूनिट ऑफ E इज वोल्ट पर मीटर, और यू कैन राइट वोल्ट पर मीटर. तो ये भी इसकी यूनिट होती है, ये आपको ध्यान में रखना. तो कहीं पे अगर वोल्ट पर मीटर लिखा हो तो भी आपको समझ में आना चाहिए कि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात हो रही है. चलिए अभी हम इसमें देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. डायमेंशन हम लोग किस तरीके से लिखते हैं? जो फार्मूला होता है उसको हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी में और फिर उसके बाद डायमेंशन में चेंज कर लेते हैं. तो E इज इक्वल टू क्या होगा? फोर्स अपॉन चार्ज, राइट. फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? MLT माइनस 2, और चार्ज का डायमेंशन क्या होता है? A कैपिटल T. इसको हमने अगर सॉल्व कर लिया तो डायमेंशन ऑफ E इज ML T माइनस 3 A माइनस 1. ये क्या हो जाएगा? डायमेंशन ऑफ E वेक्टर यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. ठीक है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? उसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी? MLT माइनस 3 A माइनस 1. यहां पे एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक से ज्यादा चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो हमेशा वेक्टर सम से लिखा जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी हैव डिफरेंट combination of charges, then the electric field due to the different charges at a given point is given by the vector sum of electric field intensity due to इंडिविजुअल चार्जेस. ठीक है. तो इसका कहने का मतलब है, अगर एक चार्ज यहां पे Q1 है, यहां पे हमने लिखा ये चार्ज Q2 है, और यहां पे हमने टेस्ट चार्ज रखा है Q0.
तो इसके कारण से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, और इसके कारण से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो इस डायरेक्शन में होगी। अगर हमने इसका पोजीशन 1 बोला है और इसका पोजीशन 2 बोला है, एंड द पोजीशन ऑफ दिस इज 3, then electric field intensity is written as electric field intensity at 3 due to 1. Electric field intensity at 3 due to 1. Here we can write electric field intensity at 3 due to 2. तो ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के वेक्टर हो जाएंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे आप? तो अगर आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी होगी, यानी इफ यू वांट टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू बोथ द चार्जेस, you have to write electric field intensity E vector is equal to E vector 31 plus E vector 32। तो ये क्या आ जाएगा? टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज Q1 एंड Q2 एट पॉइंट 3, ये आ जाएगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि हमेशा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा? वेक्टर सम के इक्वल होगा। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सुपरपोजिशन थ्योरम। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सुपरपोजिशन थ्योरम। ये आ जाएगा फ्रॉम सुपर पोजीशन थ्योरम। ठीक है, तो सुपरपोजिशन थ्योरम में ये चीजें दी हुई। अगर n नंबर ऑफ चार्जेस है, इफ n नंबर ऑफ चार्जेस is given, then electric field intensity is given by E1 plus E2 plus E3 and so on En vector, where E1 vector is electric En vector is electric field intensity due to nth charge at a given point, right, where n is belongs to natural number 1 2 3 4 and so on। तो इस तरीके से हम लोग यूज करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो हम लोग एक दो कैलकुलेशन भी देख लेते हैं। और किस तरीके से देखना है वो आप समझ लें। ये प्रॉब्लम आप किस तरीके से करोगे, अगर ध्यान नहीं देंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे प्रॉब्लम करते समय और आपको समझ में नहीं आएगा। तो ध्यान ये रखना है कि अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी हो, इफ यू वांट टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पर्टिकुलर चार्ज, then simply consider a test charge of 1 coulomb, a test charge of 1 coulomb at the point where exactly you want to find the electric field intensity। अगर आपको बोला जाए कि find the electric field intensity, find electric field intensity due to charge plus 9 microcoulomb, plus 9 microcoulomb at a distance which is 5
500 मीटर, 500 नहीं, 3 मीटर अवे फ्रॉम द चार्ज। ठीक है, इस तरीके से हमने ले लिया। तो आप ध्यान देखो कि जहां पे आप चार्ज लोगे, हमने ले लिया ये 9 माइक्रो कूलम। ठीक है, जहां पे आप चार्ज लेंगे ये हमने ले लिया। ठीक है, उससे जहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, कहां पे निकालनी है, 3 मीटर अवे फ्रॉम दिस चार्ज, वहां पे हम क्या ले लेंगे, Q0 ले लेंगे, कितना, 1 कूलम का। ठीक है, क्योंकि ये आएगा नहीं, आपको ध्यान में रखने के लिए मैंने बताया है, Q0 तो टर्म्स में आता ही नहीं है, वो कैंसल आउट हो जाता है। तो आपको सिर्फ कौन सा चार्ज आता है जिसके कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, फोर्स का फार्मूला लगा देते हैं और Q0 कैंसिल करना भूल जाते हैं। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, कंसीडर Q0 विच इज इक्वल टू 1 कूलम। तो वो आपके, जब आप सॉल्व करोगे, गलती से अगर आपने फोर्स भी लगा दिया तो भी आपका आंसर क्या आएगा, करेक्ट आएगा। ठीक है, तो ये हमने बताया। तो यहां पे क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू E वेक्टर मॉड। यहां पे हम किसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो E वेक्टर मॉड इज इक्वल टू कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q, 9 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रो कूलम के लिए -6 कूलम डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर। ठीक है, यूनिट क्या आ जाएगा, न्यूटन पर कूलम। और क्या लिख सकते हैं आप, वोल्ट पर मीटर भी लिख सकते हैं। तो E इज इक्वल टू आ जाएगा, ये पूरा रिप्लेस हो जाएगा, 9 इंटू 10⁻⁹, यहां पे आ जाएगा 9 इंटू 10⁻⁻6 और यहां पे आ जाएगा 9। तो ये 9 और ये 9 कैंसिल कर दे हम, यहां पे लिख दिया हमने वोल्ट पर मीटर। आंसर क्या आ जाएगा, 9 में से 6 सब्सट्रैक्ट कर दें, 9 इंटू 10⁻³ वोल्ट पर मीटर, ये आंसर आ जाएगा। इसको और क्या लिख सकते हैं आप, 9 किलो वोल्ट पर मीटर और 9 किलो न्यूटन पर कूलम, ये भी लिख सकते हैं। जो भी ऑप्शन होगा उसका आंसर आप टिक कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है ताकि आप इजीली प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। ठीक है, अब देखिए वेक्टर फॉर्म में अगर रहा तो क्या करेंगे आप, ठीक है, अगर आपको बोला जाए फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट दिस ड्यू टू चार्ज प्रेजेंट ऑन, ड्यू टू चार्ज प्रेजेंट ऑन 1 वर्टेक्स A एंड वर्टेक्स B। ठीक है, A और B पे अगर चार्ज है, ABC इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, ये क्या दिया हुआ है, इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है। ये साइड कितना है, A है, ये भी A और ये भी A, इक्विलेटरल है। तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों पे चार्ज है हमारा 3 कूलम। ठीक है, यहां पे भी हमने क्या ले लिया, 3 कूलम, और यहां पे हमने ले लिया, चलो 3 माइक्रो कूलम ले लेते, माइक्रो कूलम, 3 माइक्रो कूलम, और यहां इस पॉइंट पे आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है वहां पे कोई भी चार्ज नहीं कंसीडर करते। अगर कंसीडर भी किया, जिसको आप टेस्ट चार्ज बोलते हो, वो कैंसल आउट हो जाता है, राइट। तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, यहां पे आपको कंसीडर करना है टेस्ट चार्ज ऑफ 1 कूलम, और उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आप क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस चार्ज के कारण यहां पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको हम बोल देते हैं EB, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज B। यहां पे क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज A, राइट। तो इस तरीके से हम लिख रहे हैं EA और EB, और इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 60
डिग्री। ठीक, ये हमने वेक्टर फॉर्म में लिख लिया। तो क्या लिखोगे आप, यहां पे लिखेंगे हम ई वेक्टर इज इक्वल टू, ई वेक्टर का मतलब क्या है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज present on point A and point B, A और B पे जो चार्ज है उसके कारण से। ई ए क्या हो जाएगा, ई ए वेक्टर इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू point due to charge present on A at A। EB क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज प्रेजेंट एट बी पॉइंट। ठीक है, इस तरीके से हमने लिख दिया। ये फर्स्ट टाइम है इसलिए मैं लिख रहा हूं, इसके बाद डायरेक्टली आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा आपके लिए ई ए वेक्टर। हम लोग क्या लिख लें, पहले ई ए लिख लेते हैं। ई ए वेक्टर क्या लिखेंगे आप, ई ए वेक्टर आ जाएगा आपका 1/4πε0, उसको हम लिख दें 9 इंटू 10⁹ इंटू चार्ज क्यू कितना है 3 इंटू 10⁻, माइनस कितना ले लिया हमने 6 माइक्रो कूलम, तो -6 लिख देंगे माइक्रो कूलम की जगह पे। अच्छा, ए अगर हम 3 मीटर ले लें, ए अगर हम 3 मीटर ले लें तो यहां पे आप क्या लिखोगे, 3 का स्क्वायर लिखोगे। ठीक है, तो क्या हो गया फार्मूला 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर, ये आ गया न्यूटन पर कूलम। इसको अगर हम लिख लें, ठीक है, यहां पे क्या लिख दोगे आर ए वेक्टर कैप। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, आर ए वेक्टर बोल देंगे, और इसको क्या बोल देंगे, आर बी वेक्टर बोल देंगे। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हो। या फिर हम क्या करें, मैग्नीट्यूड लिख लें, तो ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और बाद में हम क्या कर सकते हैं, जो वेक्टर का फार्मूला है उसको यूज कर लेंगे, ए वेक्टर बी वेक्टर और उसके बीच के एंगल, राइट, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। यहां पे क्या लिख लोगे आप, 3 का स्क्वायर 9 से कैंसिल हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा 3 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। सिमिलरली ईबी वेक्टर कैप क्या आ जाएगा, 3 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम आ जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ये आ गया एंगल 60 डिग्री, इसको हमने बोल दिया ई ए वेक्टर, इसको हमने बोल दिया ई बी वेक्टर। मैग्नीट्यूड देखो दोनों की क्या है, सेम है, तो मैग्नीट्यूड अगर सेम है और एंगल 60 डिग्री है तो हम लोगों ने क्या लिखा था, फार्मूला का डायरेक्टली आप लगा दें तो हो जाएगा, आपको ध्यान आ जाएगा। या नहीं याद है तो आपको क्या निकालना है, ई वेक्टर मॉड, ये टोटल होगा, ये क्या आ जाएगा, ई ए वेक्टर मॉड प्लस ई बी वेक्टर मॉड, इस तरीके से लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो वेक्टर सम लिखना है तो आप इस तरीके से लिखिए। पहले क्या लिखेंगे, ई वेक्टर इज इक्वल टू ई ए वेक्टर प्लस ई बी वेक्टर। उसके बाद क्या लिखोगे आप, ई वेक्टर मॉड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई ए वेक्टर मॉड स्क्वायर प्लस ई बी वेक्टर मॉड स्क्वायर प्लस 2 ई ए वेक्टर मॉड
ए बी वेक्टर मॉड कॉस थीटा, राइट। तो अगर दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है तो हमने डिराइव कर लिया है, क्या आता है उसका, वो आता है आपका दोनों में से एक की मैग्नीट्यूड, राइट। तो 2 इंटू 3 इंटू 10⁻3, 2 इंटू किसी एक की मैग्नीट्यूड लिखोगे, राइट। और क्या लिखेंगे, कॉस थीटा बाई 2 लिखेंगे। थीटा बाई 2 का मतलब कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, राइट। ये क्या है, मैग्नीट्यूड है। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा cos 30 कितना है, √3/2 हो जाएगा। 2 और 2 कैंसिल, यानी 3√3 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। अगर हम अल्फा की बात करें, डायरेक्शन की बात करें, तो क्या लिखेंगे आप, यहां पे आ जाएगा डायरेक्शन θ/2 आ जाएगा। θ/2 का मतलब 30 डिग्री आ जाएगा, यानी रिजल्टेंट क्या होगा, यहां पे होगा, ये क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट ई वेक्टर हो जाएगा, राइट। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है किस तरीके से लिखना है, ओके। इसको आप एक और तरीके से बना सकते हैं। अगर आपने ये लिया ई ए वेक्टर, ये हमने लिया ई बी वेक्टर, और ये एंगल हमने दिया 60 डिग्री, तो अगर हमने ये परपेंडिकुलर और ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस लिया, तो इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पे इसका कंपोनेंट क्या आ जाएगा, यहां पे ये आ जाएगा ई बी वेक्टर कॉस 60 डिग्री आ जाएगा, करेक्ट है। और इधर आ जाएगा ई बी वेक्टर मॉड साइन 60 डिग्री, ठीक है। फिर आप क्या कर सकते हैं, दोनों का एडिशन कर सकते हैं। ये कितना हो जाएगा, ई ए वेक्टर मॉड प्लस ई बी वेक्टर मॉड कॉस 60 डिग्री, ये आ जाएगा आपका एक्स के डायरेक्शन में, तो एक्स कंपोनेंट, ठीक है। अगर वाई कंपोनेंट लिखें, वो कितना आएगा, सिर्फ ई बी वेक्टर साइन 60 डिग्री आएगा, राइट। ये कितना आ जाएगा आपका, ये वेक्टर मॉड, और यहां पे cos 60 कितना, हाफ, प्लस ई बी वेक्टर मॉड डिवाइडेड बाई 2, यहां पे कितना आ जाएगा, साइन 60 कितना, √3/2, तो ई बी वेक्टर मॉड इंटू √3/2, ठीक है। इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। ये सारे मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, तो सबके जगह पे क्या लिख सकते हैं आप, ई ए या ई बी लिख सकते हो, जो कि ये है, ठीक है। तो मैं ई ए लिख देता हूं, तो ये कितना आ जाएगा, 3 ई ए डिवाइडेड बाई 2, इसका एलसीएम ने 2 + 1 3/2, इसका होल स्क्वायर प्लस इसका क्या आएगा, होल स्क्वायर। तो यहां पे भी ई बी की जगह पे ई ए रख देंगे, तो कितना आ जाएगा यहां पे, √3 ई ए अपॉन 2 का होल स्क्वायर अंडर रूट, ये कितना आ गया, 9 ई ए स्क्वायर प्लस डिवाइडेड बाई 4, यहां पे कितना आ जाएगा, 3 ई ए स्क्वायर बाई 4, ठीक है। ये आ गया, ये 2 बाहर आ जाएगा, है ना, और यहां से 9 3 12, तो 2 और 2, यहां पे 2 कैंसिल हो जाएगा, राइट, और √3 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आएगा √3 ई ए, कितना आएगा, √3 ई ए आएगा, और ई ए की वैल्यू कितनी है, ई ए और ई बी इतनी है। देखिए आंसर हमारा वही आया,
ठीक है, तो यहां से भी आंसर कितना आ रहा है, सेम आ रहा है। कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये थे हमारे वेक्टर के प्रॉब्लम। इसके बाद और भी प्रॉब्लम देखेंगे हम लोग, राइट। चलिए, तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, ये प्रॉब्लम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे भी हम लोग प्रॉब्लम देखेंगे।